हेलो एवरीवन, वेलकम टू बंसल अकेडमी यूट्यूब प्लेटफॉर्म। आज हमारा एचपी पीजीटी केमिस्ट्री मॉक टेस्ट सीरीज का टेस्ट नंबर 11 है। लेट्स स्टार्ट विद आवर क्वेश्चंस। फर्स्ट क्वेश्चन इज द करेक्ट स्टेटमेंट एडी आर गिवन फॉर द फॉलोइंग रिएक्शन। ये एक रिएक्शन दे रखी है। इस पर्टिकुलर स्पीशीज इज रिएक्टिंग विद दिस वन टू गिव दिस प्रोडक्ट। द करेक्ट वन इज, इन चारों में से करेक्ट स्टेटमेंट कौन सी है, यू हैव टू टेल दिस। अगर आप देखो तो नाइट्रोजन नाइट्रोजन के पास है लोन पेयर, तो इट इज बिहेविंग एज ए न्यूक्लियोफाइल। तो ये यहाँ पे अटैक कर रहा है, फ्लोरीन इज लिविंग। अगर मैं वन स्टेप में बोलूँ, रिएक्शन कुछ इस टाइप से हो रही है ना। तो यही रिएक्शन है, तो एक इस टाइप की रिएक्शन होगी, एरोमेटिक न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। सो बी ऑप्शन इज योर करेक्ट वन। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग लिगेंड्स डज नॉट बिहेव एज एम्बिडेंटेट लिगेंड। एम्बिडेंटेट लिगेंड होते क्या है? द लिगेंड्स, एम्बिडेंटेट लिगेंड कौन से होंगे? द लिगेंड्स विच कैन बिहेव एज बाइडेंटेट। बाइडेंटेट नहीं बोलूंगी, एक्चुअली बिहेव नहीं करते, होते वो बाइडेंटेट टाइप्स हैं, मतलब जिसमें टू डोनर साइड्स होती हैं। द लिगेंड्स विच कंटेन टू डोनर साइड बट एट वन टाइम दे विल डोनेट फ्रॉम वन साइड ओनली। जिसमें दो डोनर एटम्स प्रेजेंट होते हैं बट एट अ टाइम वो मोनोडेंटेट की तरह बिहेव करेंगे, ओनली एक एटम ही डोनेट कर सकता है। तो एम्बिडेंटेट लिगेंड चेक करने के लिए मेरे को इन सबकी स्ट्रक्चर्स ड्रॉ करनी पड़ेगी। जैसे अगर मैं NO2 नेगेटिव की बात करूं, तो NO2 नेगेटिव की स्ट्रक्चर कुछ इस टाइप से होती है, दिस डबल बॉन्ड O नेगेटिव। तो अगर मैं देखूं NO2 नेगेटिव में ऑक्सीजन नेगेटिव तो इलेक्ट्रॉन डोनेट कर ही सकता है, साथ ही साथ नाइट्रोजन के पास भी लोन पे है, तो दिस कैन आल्सो डोनेट इलेक्ट्रॉन। तो यस, ये एम्बिडेंटेट लिगेंड है, क्योंकि बोथ नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन कैन डोनेट देयर इलेक्ट्रॉन्स, बट एक टाइम पे एक ही करता है, आइदर ऑक्सीजन और नाइट्रोजन। फिर HCN नेगेटिव भी, सल्फर के पास भी लोन पेयर्स होते हैं, तो सल्फर भी डोनेट कर सकता है, एन के ऊपर नेगेटिव चार्ज है, वैसे भी एन नाइट्रोजन, इट कैन ऑल्सो डोनेट इलेक्ट्रॉन्स। तो ये भी क्या आ गया, एम्बिडेंटेट लिगेंड। देन है थायोसल्फेट S2O3 नेगेटिव। तो अगर मैं इसकी स्ट्रक्चर ड्रॉ करूंगी, ये कुछ इस टाइप की होती है, S नेगेटिव डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O नेगेटिव। तो अगर आप चेक करोगे, दिस ऑक्सीजन नेगेटिव कैन डोनेट एंड दिस S नेगेटिव कैन डोनेट, बोथ कैन डोनेट देयर इलेक्ट्रॉन्स। तो यस, ये भी एम्बिडेंटेट लिगेंड है। लास्ट में बचता है NO3 नेगेटिव। अगर मैं NO3 नेगेटिव को ड्रॉ करूंगी, तो ये कुछ इस तरीके का होता है, NO नेगेटिव, और इसमें जो नाइट्रोजन के लोन पेयर होते हैं, ये डोनेट कर देता है किसको? ऑक्सीजन को, है ना। यानी कि यहाँ पे कोऑर्डिनेट बॉन्ड होता है। तो क्योंकि सिर्फ ऑक्सीजन एटम्स आर अवेलेबल फॉर डोनेशन, नाइट्रोजन का कोई लोन पेयर बचा ही नहीं, उसने तो उसे कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना लिया। तो ओनली ऑक्सीजन एटम्स आर अवेलेबल फॉर डोनेशन, नाइट्रोजन इज नॉट अवेलेबल, तो इट इज नॉट अ एम्बिडेंटेट लिगेंड, ये सिंपल मोनोडेंटेट लिगेंड है। तो यस, डी इज योर आंसर, दिस लिगेंड विल नॉट बिहेव एज एम्बिडेंटेट लिगेंड। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग लिगेंड बिहेव एज एन एम्बिडेंटेट लिगेंड। अब वो पूछ रहे कि कौन बिहेव करेगा। NO3 नेगेटिव, ये तो हमने अभी देखा, ये तो नहीं करता पिछली एग्जांपल में। SO3 नेगेटिव, तो अगर मैं SO3 नेगेटिव की स्ट्रक्चर ड्रॉ करूं, तो ये कुछ इस टाइप की होती है, सल्फर ऑक्सीजन O नेगेटिव O नेगेटिव। तो ये ऑक्सीजन भी डोनेट कर सकते हैं, सल्फर के पास भी लोन पेयर है, यस, तो दिस कैन बिहेव एज एम्बिडेंटेट लिगेंड। तो आपको आपका आंसर मिल गया बी। स्टिल हम बाकी भी देख लेते हैं। अगर मैं SO3 की बात करूं, तो SO3 होता है ये, तो नो, इसमें सिर्फ ऑक्सीजन डोनेट कर सकते हैं, सल्फर के तो लोन पेयर बचे ही नहीं। और इफ आई विल टॉक अबाउट ClO4 नेगेटिव, तो ClO4 नेगेटिव कुछ इस टाइप का होएगा, ClO4 नेगेटिव। तो ओनली ऑक्सीजन एटम्स आर इन्वॉल्व इन द बॉन्ड फॉर्मेशन, क्लोरीन नहीं डोनेट करता, तो ClO4 नेगेटिव भी नहीं करेगा। तो बी ऑप्शन इज योर करेक्ट आंसर। Then is the oxidation state of rhodium in NH4 thrice RHCl6. इसमें ऑक्सीडेशन स्टेट फाइंड करनी है, तो NH4 अमोनियम +1 चार्ज, लेटर से रोडियम पे X, क्लोरीन पे -1, तो +1 × 3 प्लस -1 × 6
इज इक्वल्स टू 0। तो 3 प्लस एक्स माइनस 6 इक्वल टू 0, एक्स माइनस 3 इक्वल टू 0, एक्स इज इक्वल टू प्लस 3। तो कितना चार्ज आ गया? प्लस 3। सी ऑप्शन। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग लिगेंड बिहेव एज फ्लेक्सीडेंटेट लिगेंड? अब ये फ्लेक्सीडेंटेट लिगेंड क्या होते हैं? बेसिकली ये वो मोनोडेंटेट लिगेंड होते हैं जो अपनी डेंटिसिटी चेंज कर सकते हैं। अगर आपको पता हो कि कुछ लिगेंड्स ऐसे होते हैं जो विद डी ब्लॉक एलिमेंट्स ट्रांजिशन मेटल्स के साथ तो कैसे बिहेव करते हैं? मोनोडेंटेट। बट जब वो एफ ब्लॉक एलिमेंट्स के साथ आते हैं तो वो एज अ किलेटिंग लिगेंड बिहेव करते हैं ड्यू टू देयर साइज एफ ब्लॉक एलिमेंट्स के। ठीक है, तो इस टाइप के लिगेंड्स को आप बोलते हो फ्लेक्सीडेंटेट, क्योंकि वो अपनी डेंटिसिटी चेंज कर रहे हैं। किलेटिंग लिगेंड की तरह तब बिहेव करेंगे ना जब वो बाइडेंटेट या ट्राइडेंटेट बिहेव करे, रिंग लाइक स्ट्रक्चर तभी बनेगा। तो NO3 नेगेटिव एक ऐसा ही एग्जांपल है। अगर मैं NO3 नेगेटिव की बात करूं तो जनरली NO3 नेगेटिव आप ऐसे करते हो ड्रॉ, और ये एक ही इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है टू मेटल, मतलब एक ही साइड से डोनेट करेगा, एक इलेक्ट्रॉन नहीं, सॉरी, एक ही साइड से। अगर ये मेटल किसका है? डी ब्लॉक का। पर अगर मैं यहाँ पे एफ ब्लॉक का मेटल ले लूं तो वो डबल दो ऑक्सीजन एटम से डोनेट करेगा और रिंग लाइक स्ट्रक्चर बनाएगा। दैट्स व्हाई इट विल बिहेव एज अ फ्लेक्सीडेंटेट लिगेंड। नेक्स्ट, द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ W इन MgWO4 इज। कहता है MgWO4 में ऑक्सीडेशन नंबर W का कितना है? तो मैग्नीशियम के ऊपर चार्ज +2, W टंगस्टन के ऊपर लेटर से X, ऑक्सीजन के ऊपर इज -2। तो +2 प्लस एक्स प्लस -2 इंटू 4 इज इक्वल्स टू 0। तो +2 प्लस एक्स माइनस 8 इक्वल्स टू 0। तो x माइनस 6 इक्वल टू 0। तो x कितना आ गया? +6। तो डी आंसर। नेक्स्ट, अ लिगेंड इन मेटल कॉम्प्लेक्सेस बिहेव एज। लिगेंड किसकी तरह बिहेव करता है? इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर। यस, लिगेंड होता क्या है? इलेक्ट्रॉन पेयर जो डोनेट कर सके अपना। लुईस पेस, हाँ, लुईस पेस की भी सेम डेफिनेशन है कि द स्पीशीज विच कैन डोनेट इट्स पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज नोन एज लुईस पेस, और वही आपके पास लिगेंड भी होते हैं। न्यूक्लियोफाइल तो जनरली आप पढ़ते हो कि बेसिस न्यूक्लियोफाइल्स भी होते हैं। यस, तो इट कैन बिहेव एज न्यूक्लियोफाइल ऑल्सो। इलेक्ट्रोफाइल नो, इलेक्ट्रोफाइल की तरह बिहेव नहीं कर सकता। तो ऑल 1, 2 एंड 3 आर करेक्ट ऑप्शन। सो 1, 2 एंड 3, तो आंसर सी इज योर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, the ligand that exhibit linkage isomerism in its transition metal complex। तो लिंकेज आइसोमर क्या होती है? जिसमें जस्ट लिंकेज का फर्क होता है ना। और लिंकेज आइसोमेरिज्म कौन शो करते हैं? एम्बिडेंटेट लिगेंड्स, जो उनसे लिगेंड एम्बिडेंटेट होंगे। हमने पीछे करा SO3 2 नेगेटिव। SO3 2 नेगेटिव कुछ इस टाइप का होता है, ऑक्सीजन ऑक्सीजन नेगेटिव, ऑक्सीजन नेगेटिव, ये। यस, दिस इज एम्बिडेंटेट लिगेंड, तो लिंकेज आइसोमेरिज्म शो कर लेगा। एक टाइम पे ऑक्सीजन लिंक कर सकते हैं, एक टाइम पे सल्फर। फिर अगर मैं SO4 2 नेगेटिव की बात करूंगा, कुछ ऐसा होता है। तो नो, इसमें सिर्फ ऑक्सीजन कैन डोनेट, तो ये एम्बिडेंटेट नहीं है। NO3 नेगेटिव हमने पीछे किया, एम्बिडेंटेट नहीं है। ClO4 नेगेटिव भी हमने किया, ये भी एम्बिडेंटेट नहीं है। तो SO3 2 नेगेटिव कैन बिहेव एज एम्बिडेंटेट लिगेंड एंड कैन exhibit linkage isomerism। तो ऑप्शन ए इज योर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ केलेटिंग लिगेंड। अब इनमें से कौन सा एक केलेटिंग लिगेंड नहीं है? थायोसल्फेटो, ऑक्सलेटो, ग्लाइसिनेटो, इथिलीन डायमाइन। तो थायोसल्फेटो कुछ इस टाइप का होता है, ऑक्सीजन नेगेटिव, डबल बॉन्ड ओ, ऑक्सीजन नेगेटिव। ठीक है। ऑक्सलेटो आप सबको पता ही है, ऑक्सलेटो तो COO नेगेटिव, COO नेगेटिव। ग्लाइसिनेटो इज COO नेगेटिव NH2, and ethylene diamine is CH2, CH2, NH2, NH2. So this is also a chelating ligand. This is also a chelating ligand. ये भी आपके पास chelating ligand है। कौन सा नहीं है? थायोसल्फेटो, ये कोई chelating ligand नहीं है। ठीक है, so this
is not your chelating ligand. Next, a compound contains 1.08 mole of sodium, 0.539 mole of copper, 2.16 mole. Its aqueous solution shows osmotic pressure which is 3 times that of urea. कि आपके सॉल्यूशन में कुछ कंपाउंड था जिसका जो ऑस्मोटिक प्रेशर है दैट इज पाई ऑफ योर कंपाउंड, ये 3 टाइम्स ज़्यादा आ रहा है यूरिया के ऑस्मोटिक प्रेशर से। तो इट मीन्स यूरिया आपको पता है ना कोवलेंट कंपाउंड है, इसमें कोई एसोसिएशन डिसोसिएशन नहीं हो सकती। तो अगर ये 3 टाइम्स ज़्यादा आ रहा है तो इट मीन्स जो आपका कंपाउंड है उसमें 3 आयंस बन रहे हैं, मतलब उसकी आई की वैल्यू वांट ऑफ फैक्टर इज 3, तो 3 आयंस बन रहे हैं। तो 3 आयंस बनेंगे, मेरे पास Na है, Cu है, F है, ऐसे कंपाउंड बनेंगे। 3 आयंस कब बन सकते हैं? ठीक है, अगर मैं ये देखूंगी तो 4Na पॉजिटिव और CuF6 नेगेटिव, तो ये तो 5 आयंस बन गए, तो इट कांट बी योर ऑप्शन। फिर ये देखूंगी Na पॉजिटिव CuF4 नेगेटिव, 2 आयंस हो गए, तो ये नहीं हो सकता। ये 2Na पॉजिटिव प्लस CuF4 2 नेगेटिव, यस ये ऑप्शन करेक्ट है, इसमें बन रहे हैं आपके पास 3 आयंस। और अगर इसका देखूं तो 2Na पॉजिटिव और CuF3 नेगेटिव, हाँ 1 इसके भी 3 आ सकते हैं, पर CuF3 कभी देखा है 1 इतना स्टेबल नहीं है। जनरली कॉपर टेट्राहेड्रल स्पीशीज में एग्जिस्ट करता है ना, टेट्राहेड्रल स्क्वायर प्लेनर मतलब कोऑर्डिनेशन नंबर 4 के कॉम्प्लेक्सेस बनाता है, तो सी इज योर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, SO2 बिलोंग्स टू विच पॉइंट ग्रुप? SO2 की अगर मैं स्ट्रक्चर की बात करूं तो कुछ इस टाइप की होती है, तो ये कौन से पॉइंट ग्रुप से बिलोंग करते हैं? टेकिंग दिस एज एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस, तो आप सबको दिख रहा है इसमें कौन से C2Y बिलोंग करती है ना, C2Y एक्सिस, और इसमें कोई भी परपेंडिकुलर C2 नहीं है और हायर एक्सिस नहीं है। देन फर्दर इसमें एक तो ये वाला प्लेन दैट इज योर सिग्मा XY मॉलिकुलर प्लेन, और एक ये वाला प्लेन सिग्मा YZ, दोनों के दोनों जो प्रिंसिपल एक्सिस को कंटेन करते हैं एग्जिस्ट करते हैं, तो 2 सिग्मा वीज आर कंसिस्टिंग, कोई परपेंडिकुलर प्लेन नहीं है, नो सिग्मा एच इज देयर, तो C2 और 2 सिग्मा वी से क्या कंक्लूजन निकलता है? विच पॉइंट ग्रुप इज दिस? C2V। नेक्स्ट, 1 HNMR स्पेक्ट्रम ऑफ रुदीनियम N4C8H8CO3, आपके पास ये है रुदीनियम, 3 इसके साथ कार्बोनिल ग्रुप्स है और साथ में एक C8H8 स्पीशीज है। इट्टा 4 मतलब अगर मैं इट्टा 4 की बात कर रही हूं तो C8H8 में से ओनली 2 बॉन्ड्स आर मेकिंग बॉन्ड, यानी कि अगर C8H8 में 8 हाइड्रोजन है, ये 4 आपके पास बॉन्ड बना रहे हैं, ये वाला पोर्शन है ना, ये नहीं बना रहा। पर अगर मैं 23 डिग्री सेल्सियस लूंगी नियर अबाउट रूम टेम्परेचर, तो उसने बोला सिर्फ एक ही शार्प सिग्नल आ रहा है, 1 लाइन इज देयर ओनली, यानी कि इसका मतलब ये 8 के 8 प्रोटॉन्स, दिस ऑल 8 प्रोटॉन्स आर गिविंग द सेम सिग्नल। बट अगर मैं स्पेक्ट्रा को रिकॉर्ड करूं एट लो टेम्परेचर पे -140 डिग्री सेल्सियस पे, तो कितने सिग्नल्स आएंगे? तो -140 पे आपको पता है कि ये 4 जो रुदीनियम के साथ बॉन्ड कर रहे हैं ये अपना अलग स्पेक्ट्रा देंगे और दिस 4 विल गिव द डिफरेंट स्पेक्ट्रा, तो कितने सिग्नल्स आएंगे उस टाइम पे? 2, तो आंसर डी इज योर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, 1H NMR spectrum of free benzene shows a peak at 7.2 ppm. The expected chemical shift in ppm of C6H6 ligands in 1H NMR spectrum of this, and the reason for it if and is R, क्या रीजन हो सकते हैं? वो बोला अगर सिंपल बेंजीन की बात करूं, इसके प्रोटॉन्स की केमिकल शिफ्ट की वैल्यू क्या आती है? नियर अबाउट 7.2 ppm। पर जब आपका बेंजीन बॉन्ड कर जाता है क्रोमियम कार्बोनिल 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 इस टाइप की स्पीशीज के साथ, तो उसके केमिकल शिफ्ट में चेंज आती है, तो वो कैसी चेंज आएगी और क्या चेंज आएगी?
सबसे पहले तो यू कैन थिंक जो कार्बोनिल ग्रुप्स हैं दे कैन एक्सर्ट माइनस आई इंडक्टिव, तो ये बेंजीन की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को कम कर सकते हैं। और अगर ये बेंजीन की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को कम कर देंगे तो वहां पे क्या हो जाएगी, डीशेल्डिंग। बट कार्बोनिल में ये मतलब काफी दूर है ना माइनस आई एक्सर्ट करने के लिए, ये रिंग के प्रोटॉन्स काफी दूर है, तो इतने बॉन्ड डिस्टेंस तक इंडक्टिव में क्या ही ऑपरेट करना, तो दिस कांट बी योर रीजन। अब मैं आती हूँ क्रोमियम। मेटल क्या होती है, इलेक्ट्रोपॉजिटिव, इलेक्ट्रॉन डोनेशन इसका काम है, तो इसको क्या कर देगी, शील्डिंग कर देगी इसकी। अगर मेटल की वजह से इसकी शील्डिंग हो जाएगी तो जो रिंग का करंट है डिसरप्ट हो जाएगा, और अगर रिंग का करंट डिसरप्ट हो जाएगा, शील्डिंग हो रही है, तो आपके पास अपफील्ड वैल्यू चली जाएगी, यानी कि डेल्टा की वैल्यू कम हो जाएगी, लाइक 4.5 के अराउंड। तो आंसर ए इज योर करेक्ट आंसर, 4.5 एंड 4.5, और साथ में आपका क्या आ रहा है, डिसरप्शन ऑफ रिंग करंट। नेक्स्ट, complete HMCO5 and this obey complexes 18 electron rule, identify M and M dash and their 1H and M chemical shift relative to TMS। आपके पास दो कंपाउंड्स हैं HM5 और दूसरा है Ita5C5H5 M dash CO3 ट्वाइस, दोनों 18 इलेक्ट्रॉन रूल्स को फॉलो कर रहे हैं। इसका अगर इलेक्ट्रॉन काउंट की बात करूं तो हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन काउंट कितना होता है, 1 इलेक्ट्रॉन डोनर है ये। मेटल का लेटर से मैंने एक्स मान लिया। कार्बन इज ए 2 इलेक्ट्रॉन डोनर, तो 2 इंटू 5 इज 10, और ये 18 इलेक्ट्रॉन रूल को फॉलो करे, इट मीन टोटल इलेक्ट्रॉन 18 होंगे। तो x प्लस 11 इज इक्वल टू 18, तो x की वैल्यू यहाँ से आ गई मेरे पास 7। तो 7 के कॉरेस्पॉन्डिंग D7 स्पीशीज, ये कौन सी आपकी कौन सी मेटल है, ठीक है। तो 7 इलेक्ट्रॉन्स आपके किस मेटल में प्रेजेंट है, मैंगनीज में। मैंगनीज क्या होता है, आर्गन 18 3d5 4s2, तो 7 इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट ना, तो यहाँ से मेरे को पता लग रहा है कि एम पक्का ही मैंगनीज है, तो मैंगनीज इस ऑप्शन में भी गिवन है, इस ऑप्शन में भी। अब आपको पता है जब आपकी मेटल साथ में पड़ी है तो इस वाला जो प्रोटॉन है इसकी क्या आएगी, शील्डिंग, और जो मेटल के साथ डायरेक्टली अटैच प्रोटॉन होते हैं उसकी तो इतनी ज्यादा शील्डिंग हो जाती है कि डेल्टा की वैल्यू जनरली नेगेटिव आती है। इसने दे रखा है 10.22, तो दिस कांट बी योर ऑप्शन। ऑप्शन नंबर ए, यहीं से पता लगे ये करेक्ट आंसर है, क्योंकि -7.5 वैल्यू आ रही है। बट स्टिल हम दूसरा चेक कर लेते हैं। फिर आता है ये फर्स्ट केस में हम ले लेते हैं, अज्यूम कर लेते हैं ऐसी दो स्पीशीज है ना, इसमें मेटल और मेटल का कोई बॉन्ड नहीं है। अगर मेटल और मेटल का कोई बॉन्ड नहीं है तो ये कैसे होएगा, दिस इज अ 5 इलेक्ट्रॉन डोनर, दिस इज 2 इलेक्ट्रॉन डोनर, तो 2 इंटू 3 6 और 18 इलेक्ट्रॉन को फॉलो कर रहा है, तो ये आ गया दिस। तो यहाँ से मेटल 7 मैंगनीज ही आ रही है, और ये तो ऑप्शन में गिवन ही नहीं ना, तो क्या हो सकता है कि हो सकता है मेटल और मेटल के बीच में एक बॉन्ड हो। तो अगर मेटल और मेटल के बीच में एक बॉन्ड है तो 2 इलेक्ट्रॉन्स होंगे, और पर मेटल के हिस्से में कितने इलेक्ट्रॉन्स आएंगे, 1, तो ऐसे 18 हो सकता है। तो एम डैश के पास मस्ट बी 6 इलेक्ट्रॉन्स हो सकते हैं, क्योंकि 5 प्लस 1 प्लस 6 12, 18 माइनस 12 इज 6, तो 6 इलेक्ट्रॉन्स कैन बी प्रेजेंट। और 6 इलेक्ट्रॉन स्पीशीज कौन सी आ रही है, क्रोमियम D4S2 है ना, 3d4 4s2, तो यस, तो ये आ गया 4.10, ये आ गया क्योंकि इसमें इसके जो प्रोटॉन्स है डायरेक्टली तो नहीं अटैच ना मेटल के साथ, पहले कार्बन है फिर प्रोटॉन्स है, तो इतनी ज्यादा शील्डिंग नहीं होती। तो ऑप्शन ए इज योर करेक्ट आंसर। देन कंसीडर द कंपाउंड्स SnF4, SnCl4, R3SnCl, the nuclear quadrupole splitting are observed for। ये आपके पास 3 कंपाउंड्स हैं, SnF4, SnCl4, SnCl। अगर आप देखोगे ना इन सब में जो टिन है इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट +4 है, ऑल ऑफ दीज आर कंटेनिंग द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ +4। तो ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ +4 टिन का मतलब क्या है, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन इज 5s0 5p0, तो उसके अकॉर्डिंग तो इनमें से किसी में भी क्वाड्रुपल स्प्लिटिंग नहीं होनी चाहिए थी।
बट अगर आप देखोगे SnF4 है, ये तो कंप्लीटली आयनिक कंपाउंड है, इसमें तो कुछ नहीं हो सकता, कंप्लीटली Sn+4 है और आपके पास ये है, तो कोई क्वाड्रुपोलर स्प्लिटिंग नहीं होगी। पर दीज टू आर योर कोवलेंट कंपाउंड्स। अगर ये कोवलेंट कंपाउंड्स है, इलेक्ट्रॉन्स कैन विथड्रॉ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, तो यहाँ पे चांसेस है कि ऐसी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कैन एग्जिस्ट ड्यू टू देयर कोवलेंट नेचर। और अगर इनमें इस इलेक्ट्रॉन डेंसिटी आ सकती है तो इट मीन्स दे कैन शो क्वाड्रुपोल स्प्लिटिंग। तो बोथ बी और सी कैन शो क्वाड्रुपोल स्प्लिटिंग। ऑप्शन सी इज योर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, in this Mossberg experiment, source of this electron volt is moved towards observer at velocity of this, the shift in frequency of the source for this sample। ऐसा क्वेश्चन हमने पहले भी किया था, जो फ्रीक्वेंसी शिफ्ट होती है ये किसके इक्वल आती है, v न्यू अपॉन c। v क्या होती है, वेलोसिटी आपकी, न्यू क्या होती है, फ्रीक्वेंसी जिससे आप ऑपरेट कर रहे हो, बेसिकली ऑपरेटिंग फ्रीक्वेंसी। c क्या होती है, स्पीड ऑफ लाइट। अब ऑपरेटिंग फ्रीक्वेंसी कितनी गिवन है, 3.4 इंटू 10⁻12 मेगा हर्ट्ज। तो इसको हर्ट्ज में कन्वर्ट करेंगे तो इट विल बी 3.48 इंटू 10⁻12 इंटू 10⁻6 हर्ट्ज, यानी कि 3.48 इंटू 10⁻18 हर्ट्ज। फिर उसने बोला वेलोसिटी कितनी है, मिलीमीटर पर सेकेंड, तो इसको मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट करना है तो 2.2 इंटू 10⁻³ मीटर पर सेकेंड। तो ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे, v इज 2.2 इंटू 10⁻³ न्यू इज 3.48 इंटू 10⁻18 डिवाइडेड बाय c इज 3 इंटू 10⁸ जब आप इसे सॉल्व करोगे, आफ्टर सॉल्विंग दिस यू विल गेट 25.5 इंटू 10⁻6 हर्ट्ज। It means 25.5 megahertz is your answer. The option is your correct answer. Yeah. क्या आ गया आप लोगों का, बी ऑप्शन इज योर करेक्ट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट, द नंबर ऑफ EPR सिग्नल्स ऑब्जर्व्ड फॉर ऑक्टाहेड्रल निकल 2 कॉम्प्लेक्सेस। इसके लिए EPR सिग्नल्स कितने आएंगे, अगर मैं निकल +2 की बात करूं तो इट इज D8 स्पीशीज। तो D8 मीन्स हाई स्पिन हो लो स्पिन हो, ऐसे ही करोगे 1 2 3 4 5 6 7 8। तो 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं, थिंक यहाँ पे 2 सिग्नल्स आएंगे EPR के भाई। तो जल्दी में टिक कराओगे 2 और वो हो जाएगा आंसर रॉन्ग। कैसे, निकल +2 के केस में नो डाउट आपके पास 2 EPR सिग्नल्स आने चाहिए थे, बिकॉज 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट। बट जीरो फील्ड स्प्लिटिंग के केस में, जब जीरो फील्ड स्प्लिटिंग होएगी, इसका ना एक EPR सिग्नल, 1 EPR सिग्नल इज नॉट ऑब्जर्व, आपको दिखाई नहीं देता, ऑब्जर्व ही नहीं होता इन केस ऑफ जीरो फील्ड स्प्लिटिंग। तो कितने EPR सिग्नल बचे, ओनली 1 इज लेफ्ट। तो 1 आंसर इज योर करेक्ट आंसर, तो ए आंसर। नेक्स्ट, the number of lines in the ESR spectrum of CD3। CD3 के ESR स्पेक्ट्रम में कितनी लाइंस हैं, तो सबसे पहले तो CD3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन एक है, तो फाइन लाइंस एक। हाइपर फाइन स्प्लिटिंग का फॉर्मूला क्या होता है, 2Ni+1, तो 2 डी के नंबर है 3, इसकी आई की वैल्यू इज 1 + 1, 2 3 6 + 1, तो 7 आंसर इज आंसर डी। Next, EPR spectrum of a free radical containing nuclei with non-zero nuclear spin is obtained if the following selection rules are observed। बताओ कि EPR में सिलेक्शन रूल क्या होते हैं। तो अगर मैं आपको बताऊं तो EPR में सिलेक्शन रूल प्रोटॉन्स के लिए अलग होता है, इलेक्ट्रॉन्स के लिए अलग होता है। इलेक्ट्रॉन्स के लिए क्या होता है कि ΔMS मस्ट बी इक्वल टू +-1। इलेक्ट्रॉन की स्पिन कैसे चेंज हो सकती है, +-1 ट्रांजिशन हो सकती है। पर प्रोटॉन्स के लिए क्या होता है, ΔMI शुड बी इक्वल टू 0।
ये वाला किसके लिए होता है? प्रोटॉन्स के लिए। तो दिस इज गिवन इन द ऑप्शन नंबर बी, तो दिस इज योर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, the absorption of lambda makes 279 nanometer, epsilon 15 in UV spectrum of acetone। तो ये होता है एसीटोन, CH3 C डबल बॉन्ड O CH3, है ना। अब इस केस में आपके पास दो तरीके की ट्रांजिशन हो सकती है, Na2 pi स्टार, pi2 pi स्टार, बट दिस ट्रांजिशन इज अलाउड, दिस इज नॉट अलाउड। और आपको गिवन है एप्सिलॉन की वैल्यू 15, तो एप्सिलॉन की वैल्यू 15 कब होती है? जब आपके पास ट्रांजिशंस क्या हो? नॉट अलाउड। तो यानी कि ये कौन सी ट्रांजिशन हो रही है? Na2 pi स्टार। नेक्स्ट, इन द ब्रॉड बैंड डिकपल्ड 13C NMR spectrum, the number of signals appearing for the bicyclooctane AC respectively are। आपको कार्बन एनएमआर सिग्नल्स पता करने कितने आएंगे। तो अगर मैं कार्बन एनएमआर सिग्नल्स की बात करूं, सबसे पहले इस टाइप की स्पीशीज है कुछ आपके पास, लाइक दिस वन, ठीक है। तो इसमें एक तो यहां से प्लेन ऑफ सिमेट्री बन रहा है, दिस पीओएस इज प्रेजेंट, फर्दर दिस पीओएस इज ऑल्सो प्रेजेंट। तो इट मीन्स ये 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 और ये कार्बन विल गिव यू द सेम सिग्नल, फिर दिस एंड दिस कार्बन विल गिव यू द सेम सिग्नल, एंड दिस एंड दिस कार्बन विल गिव यू द सेम सिग्नल। तो कितने आ गए आपके पास टोटल? 3 सिग्नल्स। इसकी बारी, जब इसकी बारी आएगी, आपको पता है ये ब्रिज के अराउंड, यहाँ पे भी 1 2 2 एटम्स, 1 2 2 1 2 2 एटम्स, ठीक है, सारे सिमेट्रिकल है बिल्कुल। तो ऑल दीज कार्बन्स जिनको मैंने स्मॉल डॉट से रिप्रेजेंट किया है ना, दे विल गिव द सिंगल सिग्नल, दिस 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 दिस। और ये जो ब्रिज पे है ऐसे, इन दोनों कार्बन्स का अलग सिग्नल आएगा, तो इट विल गिव यू टोटल 2 सिग्नल्स। नेक्स्ट बचा ये, अगर मैं यहाँ पे इस ब्रिजिंग पोजीशंस की बात करूं, ये दो पोजीशंस हैं, इसके इधर एक कार्बन है, ऑब्वियसली इसका एक डिफरेंट सिग्नल आएगा। फिर इसके अराउंड 1 2 3 कार्बन आर देयर, अगर मैं देखूं ये दोनों बिल्कुल आपस में सेम है, सेम इन्वायरमेंट मिल रहा है, तो बोथ ऑफ विल गिव द सेम सिग्नल एंड दिस कार्बन विल गिव द डिफरेंट सिग्नल। फिर इसी ब्रिज के ऊपर एक ये कार्बन है, एक ये कार्बन है, इन दोनों का भी सेम सिग्नल आएगा, तो डी। और ये दोनों ब्रिज हाइट वाले तो सेम ही देंगे, ई। तो टोटल कितने सिग्नल्स हो गए? 5। तो 3 2 एंड 5, आंसर बी इज योर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, in the mass spectrum of compound given below during the alpha cleavage the order of preferential loss of groups। मास स्पेक्ट्रम में इनका प्रेफरेंशियल लोस कैसे होएगा? तो मास स्पेक्ट्रोस्कोपी में जब आप आयोनाइजेशन सीखते हो तो आप एक रूल पढ़ते हो। क्या रूल होता है कि जब भी आपके आयंस डिसोसिएट होंगे, तो जो मोस्ट स्टेबल कार्बोकेटायन होता है, मोस्ट स्टेबल रेडिकल होते हैं, वो जल्दी डिसोसिएट होते हैं। तो आपके पास ये 4 है ना, C3H7 इथाइल और मिथाइल, लेटर से रेडिकल की फॉर्म में है। तो इनमें से ज्यादा स्टेबल कौन है? ये वाला, देन ये वाला। तो स्टेबिलिटी के अकॉर्डिंग ये ऑर्डर आना चाहिए। या फिर आप क्या बोलते हो, जो ज्यादा मॉलिक्यूलर मास वाले बल्कि वाले होते हैं, जैसे जैसे साइज इंक्रीज होता है वैसे वैसे आपकी क्लीवेज भी क्या होती जाती है? इंक्रीज। उस अकॉर्डिंग भी ये वाला पहले टूटेगा, देन ये, देन ये। तो ऑप्शन बी इज योर करेक्ट आंसर। इन द IR स्पेक्ट्रम कार्बोनिल एब्जॉर्प्शन बैंड फॉर द फॉलोइंग कंपाउंड। ये कंपाउंड है, ये एस्टर का ग्रुप है। एस्टर के लिए यूजुअली नॉर्मल एलिफेटिक में 1730, हालांकि ये भी एलिफेटिक है स्ट्रेट चेन में, लाइक 1735 से 1750 सेंटीमीटर इनवर्स आता है। पर जब आप इसे रिंग फॉर्म में ले लेते हो, रिंग फॉर्म में आपको पता है हाइब्रिडाइजेशन वाला कॉन्सेप्ट लगा के आपकी जो वैल्यू है वो इंक्रीज कर जाती है, ठीक है। ये तो नॉर्मल एस्टर की है, अब रिंग फॉर्म के लिए थोड़ी सी और इंक्रीज हो जाएगी। हाँ, पर वो इतनी इंक्रीज नहीं होती कि वो दूसरों को कट कर जाए। तो अराउंड 20-25 इंक्रीज हो जाती है, 770 775 60, इसके अराउंड अलग अलग वैल्यूज आती है। तो 770 इज योर करेक्ट आंसर। वैसे भी डायरेक्ट लगा सकते थे, एस्टर के लिए इतनी कम वैल्यू तो हो नहीं सकती, या तो वो कॉन्जुगेशन में हो तो ही कम वैल्यू हो सकती है, इतनी कम तो बिल्कुल भी नहीं पॉसिबल। और इतनी ज्यादा आपके एनहाइड्राइड्स के केस में आते हैं तो ये भी ऑप्शन नहीं पॉसिबल।
तो ऑप्शन बी इज योर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, इन द मास स्पेक्ट्रम ऑफ डोडेकाहेड्रन C20H20, आपके पास C20H20 है, इसमें कार्बन भी है, हाइड्रोजन भी है। उसने बोला एम बाय जेड 260 और 261 पे रेशियो क्या आएगी। कार्बन प्रेजेंट है ना। तो जो कार्बन है उसके भी दो आइसोटॉप्स है, 12 कार्बन और 13 कार्बन। और जो हाइड्रोजन है उसके भी दो आइसोटॉप्स है, हाइड्रोजन, ड्यूटेरियम, और वैसे तीसरा भी है ट्रिटियम। पर आपको पता है ड्यूटेरियम की नेचुरल अबंडेंस बहुत कम होती है, तो उसको नहीं ले सकते। हम किसको लेंगे, C20 वाले को, मतलब कार्बन को। कार्बन के दो आइसोटॉप्स हैं, दिस इज अप्रोक्सीमेटली 99% और ये 1% ही होता है। इसको मैं अप्रोक्सीमेटली 100 ही लिख लेती हूँ, इसको 1 ही लिख लेती हूँ, इस फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। तो सबसे पहले C20H20 में क्या क्या रेशियो हो सकती है। ऑल द 20 कार्बन एटम्स, उसने एक ही सिंगल का डिफरेंस बोला है। ऑल द 20 कार्बन एटम्स बिलोंग टू 12 कार्बन, तो इसका तो 100% सिग्नल आएगा, कोई इशू नहीं है। फिर कोई भी एक कार्बन एटम जब 13 कार्बन को बिलोंग करेगा तो एम बाय जेड 261 पे पीक आएगी, क्योंकि अगर आप इसका मास कैलकुलेट करोगे ना तो क्या होता है 260, सिर्फ एक कार्बन एटम। अब वो एक कार्बन एटम के आने के चांस कितने, ओनली 1%। पर पूरे 20 में से वो कोई भी हो सकता है। हो सकता है वो फर्स्ट कार्बन हो, सेकंड हो, थर्ड हो, फोर्थ हो, कोई भी हो सकता है। तो इट विल बी 20%। तो जो m+1 वाली पीक है, m बाय z+1 यानी कि 261 वाली पीक है, इन दोनों की रेशियो क्या आएगी, 100% डिवाइडेड बाय 20%, दैट इज 5:1। ऑप्शन बी इज योर करेक्ट आंसर। सो यहाँ पे हमारा ये मॉक टेस्ट होता है खत्म। आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आए होंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।